ज्वाइन किए हैं। नाम सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। यस सर। कहाँ पर है? चतरा में सर। चतरा। यस। कब से काम कर रहे हैं? 6 सितंबर 2018 मेरा ज्वाइनिंग डेट था सर। 2018। 18। आपका पुलिस में काम करने का आपका एक्सपीरियंस क्या है? सर अभी हम वहाँ पे टेक सेल में काम कर रहे थे, टेक्निकल सेल में काम कर रहे थे। इसके अलावा साइबर सेल का प्रभार। टेक्निकल सेल में क्या काम होता है? टेक्निकल सेल में जितने भी साइबर रिलेटेड क्राइम वगैरह होते हैं वो वहाँ से मैनेज किया जाता है। जितने भी डेटा हम लोग को चाहिए होता है, जैसे फेसबुक से चाहिए, व्हाट्सएप से चाहिए, तो वो सारे डेटा अगर एसपी सर के अकाउंट से जाता है कोई मेल वगैरह तो ही वो प्रोवाइड करते हैं जनरली। और इसके अलावा कोई भी डिटेक्शन के लिए, अगर जैसे सर्वेलांस में रखना है किसी का नंबर, किसी का लोकेशन ट्रैक करना है, अगर कोई बाहर गए हुए हैं पेट्रोलिंग के लिए या फिर ऑपरेशन के लिए, स्पेशल ऑपरेशन के लिए, तो उस समय हम लोग को इंटेलिजेंस और अदर डेटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑफिशियल मेल आते हैं एसपी सर के नाम से, कहीं से भी, एनसीआरबी, बीपीआरएनडी या हायर ऑफिशियल्स के थ्रू, तो वो सारे हम लोग वहाँ से डाउनलोड करके उनको। तो चतरा में साइबर क्राइम का क्या इंसिडेंस, रेट ऑफ इंसिडेंस क्या है? सर चतरा अभी बहुत ही पिछड़ा एरिया है। वहाँ पे जनरली विक्टिम ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे ऑफेंडर बहुत कम है। ऑफेंडर कहाँ से है? ऑफेंडर मेनली जामताड़ा से आते हैं, देवघर। अभी ये डिसेंट्रलाइज्ड वे में अभी वेस्ट बंगाल में कुछ एरिया में फैल रहा है। तो आप अगर ट्रैक करके किसी को पकड़वाए हैं इसे? यस सर। तो किस तरह के किसी को पकड़ाए? एक लड़का था, वो एक आदमी के एफडी को तोड़ लिया था। एफडी को तोड़ के उसके अलावा वो क्या किया था, ऑनलाइन शॉपिंग किया था फ्लिपकार्ट से। शॉपिंग करने के बाद वो मोबाइल और लैपटॉप वगैरह ऑर्डर किया था। उसके बाद उसने गलती ये किया कि उस मोबाइल को यूज करके अपने खुद का सिम लगा दिया उसने जैसे ही अपना सिम लगाया, क्योंकि हम लोग जैसे ही अकाउंट हैक हुआ था तो वो कंप्लेनेंट आया हुआ था हमारे पास। हमने वो उस कंप्लेंट को फ्लिपकार्ट को फॉरवर्ड किया। फ्लिपकार्ट से हमने सारे वो डेटा लिए, जैसे IMI नंबर डिवाइस का क्या होता है। जैसे ही हमें IMI डिवाइस का मिला, हमने उसको सर्विलांस में लगा दिया अपने सिस्टम पे, और जैसे ही सिम लगा के उसने बात किया, वो हमें डिटेक्ट हुआ कि इस नंबर, जो IMI नंबर है वो इस नंबर के साथ लिंक किया हुआ है। उसके बाद हमने उसका लोकेशन ट्रैक किया और इस तरह से वो जामताड़ा में कल्प्रिट पकड़ा गया। कोई स्पेशल पेपर आपने लिया था? कोई स्पेशल पेपर एज सच वहाँ पे नहीं था सर। हमने एक रिसर्च किया था 4th ईयर में, वो था हम लोग का फ्रैक्टल ज्योमेट्री पे और फ्रैक्टल इमेज प्रोसेसिंग पे, जिसमें हम लोगों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिसके थ्रू हम लोग किसी भी इमेज को इनफाइनाइटली जूम कर सकें। और इसका एप्लीकेशन हम लोग ये बॉडी वगैरह में करना चाहते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू को जूम करके देखना चाहते हैं, तो किसी भी MRI स्कैन या किसी भी तरह के स्कैन से ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सेल के स्ट्रक्चर तक जा सकें। तो अगर हम लोग फ्रैक्टल ज्योमेट्री यूज करेंगे तो इसकी वजह से क्या होता है, एक फीडबैक लूप होता है वो, कि हम लोग इनफाइनाइटली किसी भी इमेज को जूम कर सकते हैं विदाउट लूजिंग इट्स रिजोल्यूशन एंड अदर रिलेवेंट डेटा। तो इससे क्या होगा कि हमें एक पर्टिकुलर सेल तक अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कैंसर सेल जनरली जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेल से स्टार्ट होते हैं और फिर वो अनकंट्रोल्ड वे में मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो इन सारे डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए हमने एक फ्रैक्टल ज्योमेट्री का ये किया था। कैरियर का आप मार्क्स हम देख रहे हैं कम होते गए, तब कुछ खास नहीं? यस सर, 10th में मेरा सोल जितने भी सारे टाइम मेरी स्टडीज़ में जाते थे, लेकिन जब 11th 12th में गया तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में गए। फिर कॉलेज में जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे मैं डेल्टा क्लब में था, जो NIT त्रिची का एक R&D क्लब है, रोबोटिक्स क्लब में था। इसके अलावा एक हिंदी क्लब में थे और ध्रुवा क्लब में थे। जो ध्रुवा क्लब था सर, जिसमें हम लोग मेडिटेशन वगैरह। इसके अलावा मैं ये क्वांटम फिजिक्स वगैरह और रियल एनालिसिस वगैरह पे ज़्यादा लेक्चर वगैरह देखना पसंद करता था। उसके चलते आपने मार्क्स चला गया, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, मुझे लगा कि मेरे डिसेंट मार्क्स लाके भी मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और सिर्फ अभी तक का जो हम लोग का करिकुलम रहा है, इनफैक्ट अभी मोदी जी भी जो रिसेंट एजुकेशन में चेंज किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका भी मेन मोटो यही है कि हम लोग मार्क्स बेस्ड से नॉलेज बेस्ड की ओर जाना, ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगा कभी कि मेरे मार्क्स कम आने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि मेरे नॉलेज में ज़्यादा ये ब्रॉड बेस्ड नॉलेज आया हुआ है।
कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है क्या न्यू इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी में मार्क्स बेस से नॉलेज बेस की तरफ ले जाने के लिए? ऐसा एक कह सकते हैं सर कि जो वोकेबुलरी कोर्स है वो सबको अलाउ किया गया है। उसके बाद दूसरा है कि अगर कोई 1 साल के बाद छोड़ देता है तो अभी होता है कि जैसे अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यूसली 3 साल तक कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि अगर वो फर्स्ट ईयर में भी छोड़ देते हैं और अगर किसी और काम में वो ट्राई करना चाहते हैं 1 साल बाद, तो वो 1 साल का जो कोर्स होगा वो रिटेन किया जाएगा और नेक्स्ट वो कभी भी चाहें तो सेकेंड ईयर से शुरू कर सकते हैं। तो इससे नॉलेज कैसे बढ़ेगा सर इससे छोड़ने में कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सर हो सकते हैं, पर उसमें से नॉलेज से क्या रिलेशन? उसमें एक ये हो सकता है सर मोटिवेशन की, अगर हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है सिलेबस में और किसी आदमी को उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जग जाता है तो वो उस कोर्स को परस्यू कर सकता है फर्दर विदाउट कंप्लीटिंग हिज जनरल ग्रेजुएशन कोर्स। आप जामताड़ा से हो यस सर। और आप साइबर क्राइम की डील कर रहे हो। यस सर। जामताड़ा क्यों इस साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हुआ ये रीजन पर्टिकुलरली? सर जामताड़ा में साइबर क्राइम 2013 ऑनवर्ड ज़्यादा शुरू हुआ है और इसका बहुत सारे डायमेंशन है। जैसे एक पहला पॉवर्टी, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरा ये था कि वहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क टावर लगाए गए थे एयरटेल और इसके, जिस वजह से मोबाइल टावर एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस बहुत ये ईजी जो 3 चीज आप बता रहे हो ये तो सब जगह है। सर ये जियो आने के बाद हुआ है पूरे झारखंड में, लेकिन जामताड़ा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे 2013 ऑनवर्ड ही मोबाइल टावर वगैरह पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था। अच्छा। और दूसरे कारण ये था कि ये एक ऐसा सोशियो इकोनॉमिक, जैसे क्राइम के लिए बेसिक थ्योरी होते हैं कि जो अगर लोग क्राइम इसलिए करते हैं क्योंकि कम एफर्ट में उसे ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। तो ये एक दूसरा इंसेंटिव था कि वहाँ पे बिना कुछ किए वो बहुत ज़्यादा पैसे अपने अकाउंट में ले सकते थे। दूसरा कह सकते हैं डिटेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट था उस समय, क्योंकि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड वे में चीज़ें नहीं थी। अभी जैसे I4C वगैरह MHA के द्वारा किया गया है, एक साइबर क्राइम स्पेशल पोर्टल लॉन्च किया गया है, NCRB में सारे डेटा वगैरह दिए गए हैं साइबर रिलेटेड, प्लस मोबाइल नंबर जो भी साइबर क्राइम अभी करता है वो सारे मोबाइल नंबर हम लोग साइबर क्राइम पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये सारे नंबर फ्रॉड नंबर हैं। लेकिन ये सारे सिस्टम उस समय नहीं थे, जिस वजह से लोगों ने इन सारे लूप होल का फ़ायदा उठाया। IT एक्ट में भी बहुत सारे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट नहीं थे जिनका उन्होंने अगेन फ़ायदा उठाया, क्योंकि पनिशमेंट सोसाइटी में हम लोग पनिशमेंट इसलिए देते हैं क्योंकि वो एक डिटरेंट का काम करता है। जो किसी थर्ड पर्सन को जो चोरी करना नहीं चाहता है लेकिन क्योंकि उनका बेनिफिट ज़्यादा है तो वो कर सकता है, वैसे लोगों के लिए डिटरेंट का काम करता है। एक आम आदमी के लिए क्या सेफगार्ड करे वो ये इस क्राइम से बच पाए, उसका फ्रॉड ना हो? सर इसमें सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। उसके बाद दूसरा चीज़ हमें लगता है कि बैंकों को जब भी कोई पैसा डिपॉजिट करने आते हैं या विड्रॉ करने आते हैं तो उन्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया जाए, उन्हें OTP शेयर न करने की सलाह दी जाए, उन्हें कहीं भी किसी भी साइट से कोई भी नंबर पे कॉल करके, जनरली जो हमें जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उसमें 95% से ज़्यादा ऐसे क्राइम हैं जिसमें आदमी खुद अपने ग्रीड की वजह से फंसते हैं। जैसे कहीं ज़्यादा ऑफर आता है, हम उसे ऑर्डर करते हैं, फिर वो उधर से जब नहीं रिस्पॉन्स मिलता है या वो डिस्पैच नहीं करते हैं हमारे ऑर्डर को, तो फिर हम उसे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद फिर वो हमें मैनिपुलेट करते हैं कि आप OTP दीजिए, हम ये करेंगे, या फिर बहुत बार लॉटरी वाले सिस्टम होते हैं कि आपको लॉटरी मिलेगा। तो ये सारे चीज़ों को अगर हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी में ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, प्लस साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जितने भी हैं वो जगह जगह हमें अगर बैनर लगा दिया जाए कि लोगों को पता चले क्या चीज़ हमें शेयर करना है क्या नहीं करना है। जैसे बैंक कभी भी OTP नहीं मांगती है, जबकि जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं वो मेनली OTP लेने की बात ही करते हैं। अभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो डायरेक्ट OTP ना मांग के OTP में कुछ नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करा के फिर वो बोलते हैं कि वो नंबर हमें बता दीजिए, क्योंकि वो खुद ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएं तो उनके लिए ईजी हो जाता है वो नंबर फिर से रिट्रीव करना, और इस तरह से वो OTP लेके साइबर फ्रॉड करते हैं। आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती रही है। यस सर। आपको क्या फील होता है क्या रिफॉर्म्स करना चाहिए? 1902 में फ्रेजर कमीशन बना था जब कर्जन थे, तो कर्जन के टाइम ही जो फ्रेजर कमीशन था उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट डाला था। उन्होंने दिया था कि जो पुलिस है वो एक माइटी आर्म है स्टेट की, और पुलिस को जब ये बना था पुलिस, मैकाले कमेटी 1834 लॉ जो फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया थी उनके रिकमेंडेशन पे पुलिस इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में लागू किया गया था।
और इस एक्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि 1857 जैसे फिर से रिवोल्ट पूरे इंडिया में ना किए जाए। तो इस तरह से जो पुलिस का फॉर्मेशन हुआ था, ओरिजिनेशन हुआ था, वो एक सप्रेसिव हैंड के रूप में किया गया था। इसके बाद फ्रेजर कमीशन ने भी यही चीज़ बोला कि इंडिया में पब्लिक को हेल्प ज़्यादा, एक्सप्लॉइट ज़्यादा करती है पुलिस। इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। 1975 में जब 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए तो लाल बहादुर शास्त्री और भी जो एंथुजियास्टिक लीडर थे, जो हाईली मॉरल आदमी थे, और इनके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया को लाने का श्रेय भी दिया जाता है, उनका मानना था कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया है, तो इनको कंटिन्यू किया जा सके। तो उस समय के जो ब्यूरोक्रेट थे उनका भी मोरल बहुत हाई था। लेकिन ये जो 1975 के आसपास जब इमरजेंसी पहली बार देश में लगा, उस समय गवर्नमेंट ने इनको फिर से एक रिप्रेसिव हैंड के रूप में यूज किया। रैम्पेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किए गए लोगों पे निशा, जो इमेज है पुलिस का अभी भी नहीं, वो अभी भी लोगों में एक डर का माहौल है। और इसके बाद क्या करना चाहिए इसके लिए? सर इसके लिए बने कि ये पीपल पुलिस मेरी मदद के लिए। सर इसके लिए हम एक ये कह सकते हैं कि 1994 में एक हमारे प्रकाश सिंह डीजीपी थे असम और यूपी के, उन्होंने जब 1994 में रिटायर किया तो उन्होंने एक केस फाइल की, PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसका जजमेंट 2006 में आया था। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली 7 गाइडलाइंस दिए थे। उन 7 गाइडलाइंस में ये था कि पुलिस इसलिए एक सप्रेसिव हैंड के रूप में काम करती है क्योंकि पुलिस पे ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन इन दोनों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। तो सबसे पहले हमें वो कंट्रोल हटाना पड़ेगा। ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग जो ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियन के द्वारा किए जाते हैं, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल के थ्रू होना चाहिए। जो भी कंप्लेंट आते हैं, उन सारे कंप्लेंट को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बोर्ड मॉनिटर करना चाहिए। DGIG का जो भी पोस्टिंग, DGP के जो भी पोस्टिंग होते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन था सर, उसमें ये था कि 3 जो भी सीनियर मोस्ट होंगे IPS, उनको रिकमेंड की जाएगी कमीशन, ये UPSC के द्वारा, उसमें से किसी एक को आप ये कर सकते हैं। कुमार पहले विनोद कुमार में से तो ऐसा पापा ने किया था सर, ऐसा मेरे कोई ऐसा। आपने सैमसंग के लिए काम किया था, क्या काम करते थे सर? हम एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और हम ऑटोकैसिंग सॉफ्टवेयर पे काम करते थे, जिसमें हम वर्चुअल मशीन पे काम करते थे। किस स्टोर में काम कर रहे थे? हम बैंगलोर में थे और हम लोग सैमसंग कंपनी कहाँ है? सैमसंग कोरिया की कंपनी है सर। कोरिया में साउथ या नॉर्थ? साउथ कोरिया। अच्छा, ये साउथ और नॉर्थ का क्या चक्कर है कोरिया का? सर जब 1949 में साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो उस समय कुछ पोर्शन कोरिया के ऊपर वाले पोर्शन पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई थी, तो ऊपर वाले पोर्शन में रशियन फोर्सेस थी और नीचे से जापानीज फोर्स सरेंडर कर चुकी थी। तो जब USA ने वहाँ पे जापान के सरेंडर के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया रसिया से कि जब तक हम वहाँ पे नहीं पहुँच जाते हैं तब तक आप वहाँ से खाली मत कीजिए। लेकिन रशियन फोर्सेस ने जितने भी आर्म्स थे वो वहाँ के लोकल लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वहाँ से वो खाली करके चल गए। जो लाइन अभी 30th पैरेलल के नाम से जानी जाती है, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक बाउंड्री लाइन है। और क्योंकि रसिया के ऑक्यूपेशन में थी ऊपर वाले एरिया, इसलिए वो कम्युनिस्ट सरकार को ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिसमें चाइना ने भी उनका सपोर्ट किया था। बिरहोर का क्या मतलब होता है? सर बिरहोर एक कम्युनिटी है, इसका वर्ल्ड का मीनिंग मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। सदान को डिफाइन कर सकते हैं? यस, सदान एक अभी इंडिया में, सॉरी झारखंड में जो भी इनिशियली जो भी यहाँ पे रेसिडेंट थे सर, नॉन ट्राइबल, उनको सदान कहा गया है। BP केसरी के द्वारा सदान, BP केसरी ने एक इस पर थ्योरी पब्लिश किया था, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि सदान उन लोगों को बोला जाता था जो इंटेलिजेंट थे, स्मार्ट लुकिंग थे। उसके बाद वो धीरे धीरे इसमें और भी मॉडिफिकेशन आए। अभी Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.